हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक एजे जिसका नाम है ऑफ स्टडीज। ये आपके सिलेबस में जितने भी टीईटी के एग्ज़ाम्स होते हैं फ्रेंड, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो किसी भी स्टेट का हो, तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टीईटी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रदेश में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनमें सिलेबस में ये टॉपिक रहता ऑफ स्टडी। ऑफ स्टडी को फ्रेंड फ्रांसिस बेकन, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही महान एजेइस्ट हुए हैं। इन्होंने लिखा था, ये बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा एजे है हालांकि, लेकिन इसमें बहुत कम शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि ये एजे इनका वर्ल्ड फेमस एजे है। आइए फ्रेंड, देखते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे इस एजे को जिसका नाम है ऑफ स्टडी। आइए फ्रेंड, जो हमारे राइटर हैं आज के फ्रांसिस बेकन, और इनका जो हम एजे पढ़ रहे हैं ऑफ स्टडी, तो पहले हम राइटर के बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हैं। फ्रांसिस बेकन का जन्म फ्रेंड 22 जनवरी 1561 में एट यॉर्क हाउस, जो नियर स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड करके जगह लंदन में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो 22 जनवरी 1561 में यॉर्क हाउस, जो स्ट्रैंड लंदन में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 9 अप्रैल 1626 को इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड, 65 ईयर्स की उम्र में। ये स्थान भी देख लें आप, एट हाई गेट लंदन, है ना, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी 9 अप्रैल 1626। ये जैसा कि इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे और वहीं रहे, तो नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता रही इनकी। इनके स्पाउस जो है फ्रेंड एलिस बरहान, है ना, एलिस बरहाम, जो 1606 से 1625 के बीच में रही। फादर का नाम है सर निकोलस बेकन, है ना, निकोलस बेकन। मदर जो है एने कुक बेकन, एने कुक बेकन। नामों को मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि वो याद हो जाए आप, है ना। पिता का नाम निकोलस बेकन और माता का नाम एनी कुक बेकन। इनके भाई एंथोनी बेकन, है ना। तो मेन चीज़ें अभी फ़िलहाल हम याद करने की कोशिश करें। 1561 में इनका जन्म हुआ था, और खास चीज़ें जैसे जो पूछी जा सकती हैं, फादर का नाम निकोलस बेकन, माता का नाम एनी कुक बेकन, और भाई जो है एंथोनी बेकन। फ्रेंड, फ्रांसिस बेकन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो ना केवल राइटर थे, इसके अलावा फिलोसोफर, साइंटिस्ट, है ना, लॉयर, ऑथर तो थे ही, स्टेट्समैन, जूरिस्ट, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड्स भी कहा जाता है। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक ही व्यक्ति में इतनी सारी प्रतिभाएं बहुत कम ही देखने को मिलेगी, जो लॉयर भी है, राइटर भी है, स्टेट्समैन भी है ना, जूरिस्ट भी है, और साइंटिस्ट भी है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है फ्रेंड, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एम्पीरिसिज्म कहा जाता है। एम्पीरिसिज्म, इस शब्द को अच्छे से याद कर लीजिए, फादर ऑफ एम्पीरिसिज्म। इसका मतलब होता है फ्रेंड, एम्पीरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद। जो राइटर अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कोई चीज़ लिखता है ना, तो उसको कहते हैं एम्पीरिसिज्म। इनकी राइटिंग में ये चीज़ें हमेशा दिखाई देती। एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इंग्लिश एजेस का फादर फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। ध्यान रखना, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में जो एजेस है, क्योंकि खाली एजे नहीं याद रखना है कि खाली एजे का जो फादर है वो अलग है, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। फादर ऑफ इंग्लिश एजेस, ये फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ एजेस अगर पूछा जाए, देखिए अगर क्वेश्चन परीक्षा में आता है फादर ऑफ एजेस, तो ये ध्यान रखिए ये फ्रांसिस बेकन नहीं है, ये माइकल डे मोंटेन, माइकल डे मोंटेन
फादर ऑफ एजेज क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर अलग होगा, माइकल डे मोंटेन। फादर ऑफ इंग्लिश एजेज आता है तो वो है फ्रांसिस बेकन। तो ये चीज़ों को, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल मान के चलिए कि क्वेश्चन के रूप में आ भी चुका है बहुत बार और इसके आने की बहुत संभावना रहती है। जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड, एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद, तो अपने अनुभव से अर्जित ज्ञान के आधार पर चीज़ें लिखी जाती है ना, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। बेकन जब छोटे थे फ्रेंड तो इनकी ज़्यादातर पढ़ाई जो है लैटिन भाषा में हुई, उसके बाद इन्हें मेडिवल करिकुलम के आधार पर पढ़ाया गया। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी जो है, बहुत ही पुराने समय की बात है, 1561, और अभी हमारा चल रहा है 2025, यानी मान लीजिए 500 साल, लगभग 500 साल पहले की बात है। फ्रेंड फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी हम अलग से देखेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो इनका लिखा हुआ ये एज है जिसका नाम है ऑफ स्टडी। आइए देखते हैं अध्ययन के बारे में इन्होंने जो एज लिखा है उसको पढ़ते हैं। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। Their chief use for delight is in privateness and retiring. For ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. ऐसे की जो शुरुआत है फ्रेंड वो इस तरह से हुई है कि स्टडीज, पहले हम सबसे पहले मैं आपको कठिन कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ बताता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है फ्रेंड, जब बच्चे इनको पढ़ते हैं, आप जैसे स्टूडेंट जब इनको देखते हैं यानी इस तरह का ऐसे पढ़ते हैं, तो पहली समस्या उनको आती है मीनिंग्स की, यानी बहुत सारे इसमें मीनिंग ही उनको नहीं आते। तो पहला काम हमारा हमेशा रहता है, आप जब भी पढ़ें तो आप भी इस चीज़ को सीखें, सबसे पहले मीनिंग्स को देखिए, नहीं पता है तो डिक्शनरी में से देखिए, तो आपको अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ देखिए फ्रेंड, जो डिलाइट वर्ड आया इसका मतलब है खुशी या आनंद। ऑर्नामेंट का फ्रेंड अर्थ होता है गहने, आभूषण। यहाँ पे जो दिखावा इसके लिए यूज किया, आभूषण या दिखावा। प्राइवेटनेस का यहाँ पे जो आया है फ्रेंड, ये जो प्राइवेटनेस आया इसका मतलब अकेलापन, जब व्यक्ति अकेला होता है। रिटायर का एक तो अर्थ होता है सेवानिवृत्त हो जाना, दूसरा एक विश्राम करने के अर्थ में भी लिया जाता है ना, तो दोनों अर्थ होते हैं इसके, विश्राम करना या सेवानिवृत्त हो जाना, यानी अपने काम से जो फ्री हो जाता है व्यक्ति। डिस्कोर्स का मतलब होता है फ्रेंड प्रवचन देना या बातचीत करना, जब हम किसी से बात करते हैं एक प्रवचन के अंदाज में। और जजमेंट का मतलब होता है फ्रेंड आकलन करना, किसी चीज़ का आकलन करते हैं हम या फैसला करते हैं, उसको भी जजमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें आया है फ्रेंड, डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस को हिंदी में बोले तो व्यापार का निस्तारण करना, यानी जो अपना काम काज है, व्यापार है, उसका मैनेजमेंट एक तरह से कह सकते हैं। तो ये सारे जितने भी कठिन शब्द हैं इनका हमने हिंदी में अर्थ देख लिया। आइए अब इन लाइंस को देखते हैं। तो राइटर जो फ्रांसिस बेकन है शुरुआत करते हैं, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट। अब 3 प्रयोग बता रहे हैं स्टडी के। अध्ययन जो है ये डिलाइट के लिए किया जाता है, यानी आनंद के लिए किया जाता है। फॉर ऑर्नामेंट है ना, दिखावे के लिए या आभूषण के तौर पे किया जाता है। एंड फॉर एबिलिटी या फिर योग्यता के लिए किया जाता है। 3 तरह से जो हम स्टडी करते हैं वो 3 तरह से चीज़ों को फ़ायदा पहुंचाती है। अब आगे इसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसे। द चीफ यूज फॉर डिलाइट, जो आनंद के लिए पढ़ाई की जाती है वो मेनली उपयोगी होती है कब, जब आप अकेले होते हैं या आप रिटायरिंग होते हैं, यानी अपने काम से जो है आप फ्री हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो व्यक्ति आनंद के लिए कब पढ़ता है, जब वो अकेला होता है या अपने काम से उसको फ्री हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है, तो अब उसको कोई काम नहीं है, वो आनंद के लिए पढ़ता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, और एक आभूषण के तौर पे ये काम करती है स्टडी जब हम किसी से बात करते हैं।
जब आप किसी से बात करते हैं फ्रेंड, तो बात करने से ही समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसे कितना ज्ञान है। तो अध्ययन का ये फायदा बताया उन्होंने कि हम आनंद के लिए तब पढ़ते हैं जब हम अकेले होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। आभूषण का काम करता है जब हम किसी से बात करते हैं, आपके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। एंड फॉर एबिलिटी, और योग्यता के लिए पढ़ाई कब की जाती है? जब आपको किसी चीज़ का आकलन करना है, फैसला करना है, या अपने व्यापार को चलाना है, यानी अपने कामकाज को आप किस तरह से करते हैं। कोई व्यक्ति, चाहे व्यापार का मतलब यहाँ पे कोई भी कामकाज हो सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो काम करता है फ्रेंड, उसके काम करने का जो तरीका होता है वो एक अनपढ़ व्यक्ति से आप देखेंगे कि बिल्कुल ही अलग होता है। तो शुरुआती आप देखिए, मात्र ये 4 लाइन है, इनमें कितनी बड़ी बात कही है। स्टडी हम 3 तरह से करते हैं। एक तो करते हैं हम डिलाइट के लिए, आनंद के लिए। दूसरा हम करते हैं ऑर्नामेंट के रूप में, यानी आभूषण के रूप में। और तीसरा हम करते हैं एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आगे देखें मैन, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। फ्रेंड आगे हम इसका अर्थ देखें, इसके पहले हम कठिन कठिन शब्दों को देखते हैं। देखिए, एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्रियान्वित करना। परहैप्स का मतलब होता है संभवतः, कदाचित, शायद, इस तरह से हम जब बोलते हैं। जज का मतलब वही फ्रेंड अभी जो मैंने आपको बताया, आकलन करना किसी चीज का। पर्टिकुलर्स का मतलब है यहाँ पे वस्तुएं या चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल काउंसिल्स जो कह रहे हैं सामान्य मामले, सामान्य जीवन के मसले रहते हैं। प्लॉट्स का फ्रेंड यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे हैं योजनाओं के संदर्भ में। मार्शलिंग का फ्रेंड अर्थ होता है उचित क्रम में व्यवस्थित करना या लोगों को इकट्ठा करना, है ना। मार्शलिंग किसी चीज को उचित क्रम में स्पष्ट करना या फिर लोगों को इकट्ठा करना, बहुत सारे लोगों को। और लर्नड जो वर्ड आया फ्रेंड, इसका मतलब है पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हैं लर्नड। तो ये तो जितने भी कठिन शब्द थे उनका अर्थ देखा हमने। अब आइए इन लाइन्स का अर्थ समझते हैं। अब आगे फ्रेंड राइटर कह रहा है कि फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, क्योंकि एक्सपर्ट व्यक्ति क्रियान्वित कर सकता है। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, और चीज़ों का सही आकलन कर सकता है। वन बाय वन, एक के बाद एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है जो चीज़ों का आकलन भी कर सकता है और उन्हें क्रियान्वित कर सकता है। बट द जनरल काउंसिल, लेकिन सामान्य मसले जो होते हैं जीवन के, एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, है ना, और जो योजना है और मामलों को या लोगों को इकट्ठा करने की जहाँ तक बात है, यानी जो जिंदगी के सामान्य मसले जो रहते हैं, जो हमारे सामान्य कामकाज है, वो कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न, वो ज़्यादा अच्छे से उनके द्वारा किए जाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। यानी कि एक एक्सपर्ट व्यक्ति क्रियान्वित तो कर सकता है किसी योजना को, किसी चीज़ में कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है तो आपने कोई योजना दी उसको क्रियान्वित कर देगा। लेकिन जीवन के जो सामान्य मसले रहते हैं हमारे, जो हमारी योजनाएं हैं, हमें लोगों को इकट्ठा करना है, चीज़ों का निपटारा करना है, ये जो सामान्य व्यवहार की चीज़ें हैं, ये वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से कर पाता है जो पढ़ा लिखा होता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। देखिए, कम शब्दों में बड़ी बात कह जाना, यही एजेइस्ट, जो महान एजेइस्ट कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं इनको, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। पहले तो इन कठिन शब्दों का हिंदी में अर्थ देखते हैं फ्रेंड। स्लॉथ, है ना, स्लॉथ का मतलब होता है आलस, आलसपन जो होता है, सुस्ती, इसको कहते हैं स्लॉथ। अफेक्टेशन का फ्रेंड अर्थ होता है दिखावा करना, स्वांग करना, जब ढोंग करते हैं किसी चीज़ का, दिखावा करते हैं।
मेक जजमेंट है नहीं, फैसला करना, आकलन करना। होली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। और ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, है ना, ह्यूमर, मजाक का विषय। जब किसी का मजाक उड़ाते हैं, हास्य करते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमर। स्कॉलर को मतलब होता है फ्रेंड विद्वान, है ना, विद्वान को कहते हैं स्कॉलर। आइए अब इन पूरी लाइनों का अर्थ देखते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज स्लॉथ। अब यहाँ पे राइटर जो है ये चेतावनी दे रहा है कि जरूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना भी एक व्यक्ति को आलसी बना देता है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और एक व्यक्ति अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्नामेंट के रूप में स्टडी को दिखाता है, यानी कि इस तरह से, एक देखें कई लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों का, जब किसी से बात करते हैं तो जानबूझ के ऐसे ऐसे कठिन शब्दों को बोलते हैं कि ऐसा लगे कि हाँ मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन ऐसा करने से वो क्लियरली दिख जाता है कि ये व्यक्ति जो है दिखावा कर रहा है अपने अध्ययन का। एक एक मान के चलिए कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके सामने आप भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके मन में हमेशा ये भाव आता है कि यार कितना ढोंग कर रहा है, कितना दिखावा कर रहा है अपनी पढ़ाई का। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, किसी चीज का फैसला करना केवल नियमों के आधार पर, ये एक मजाक का विषय बन जाता है एक विद्वान के लिए। जीवन में फ्रेंड ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम किताबी नियमों से सॉल्व नहीं कर सकते, और यदि इस तरह से कोई व्यक्ति करता है तो वो मजाक का विषय बन जाता है, भले ही वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो। आगे देखते हैं फ्रेंड, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रनिंग बाय स्टडी। इन लाइनों में फ्रेंड जो राइटर है वो ये कह रहा है कि नेचर के द्वारा जो आपको परफेक्टनेस दी गई है, जो एबिलिटी दी गई है, वो अनुभव से ही परफेक्ट होती है। आप देखेंगे फ्रेंड कि कुछ व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और अपने अनुभव से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान पाया होता है जो कई सैकड़ों किताबों को भी पीछे छोड़ देता है। तो अपने अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसके बारे में अब राइटर कह रहा है फ्रेंड कि नेचुरल एबिलिटी जो होती है वो तो नेचुरल प्लांट्स की जैसी होती है, प्राकृतिक योग्यता प्राकृतिक पौधों की तरह होती है। दैट नीड प्रनिंग बाय स्टडी, जैसे ज़रूरत होती है प्रनिंग करने की, जैसे पौधे जब बड़े हो जाते हैं उनकी काट छांट, देखिए माली जो रहता है वो एक कैंची रहती है, उससे कैंची से झाड़ियों को काट के शेप देता है, पेड़ जो रहते हैं उन्हें काटा जाता है, इसे कहते हैं प्रनिंग, काट छांट करना। तो प्राकृतिक योग्यता जो है ये अनुभव से एक तो परफेक्ट होती है, और इसे जो है प्रनिंग की आवश्यकता होती है, जैसे पौधों में प्रनिंग की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्राकृतिक योग्यता जो है एक प्राकृतिक पौधों जैसी है, जैसे प्रनिंग की जरूरत होती है अध्ययन के द्वारा, यानी अध्ययन से उसकी काट छांट कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा निखर के आए। And studies themselves do give forth direction too much at large except they be bounded in by experience। इसमें आगे फिर वही राइटर वही बात कर रहे हैं कि जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो आगे की दिशा में डायरेक्शन देती है, आपको दिशा देती है कि आपको आगे जा कर के क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और अगर इसे अनुभव से नहीं बांध दिया जाए, देखिए बाउंडेड मतलब होता है बांधना, यदि इन्हें अनुभव से ना बांध दिया जाए तो ये ज्ञान जो है ये बेकार चला जाता है। तो इन लाइनों में फ्रेंड दोबारा से वो जो राइटर है वो यही कह रहा है कि जो आपकी स्टडी है, आपका जो ज्ञान है, वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है यदि उसे अनुभव से ना बांध दिया जाए। यानी जो आपका अनुभव है, जो आप जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को अनुभव का साथ मिल जाए तो वो ज्ञान कहीं ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। अदरवाइज़ वो ज्ञान भी ऐसा हो जाता है जो मजाक का विषय बन जाता है, ह्यूमर फॉर ए स्कॉलर, है ना, एक विद्वान व्यक्ति का भी मजाक बन जाता है यदि उसको अनुभव नहीं होता। एक देखिए फ्रेंड, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज,
सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड above them वन बाय ऑब्जर्वेशन। इन लाइनों में जो कठिन शब्द हैं फ्रेंड, पहले उनका अर्थ देखते हैं। तो क्राफ्टी का फ्रेंड अर्थ होता है चालाक, धूर्त, कपटी। कंडेम का मतलब होता है फ्रेंड निंदा करना है, बुराई करना। एडमायर का फ्रेंड अर्थ होता है प्रशंसा करना, है ना, तारीफ करना। विजडम का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धिमानी, अक्लमंदी। और ऑब्जर्वेशन का फ्रेंड अर्थ होता है अवलोकन करना। तो जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो हमेशा मेरा मानना है कि ये तरीका होना चाहिए कि जितने भी कठिन शब्द हैं उनको पहले अलग से देख लें कि इनका हिंदी में क्या मतलब है। अब फ्रेंड वो अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं उनके बारे में राइटर बता रहा है कि जो चालाक और धूर्त आदमी रहता है वो क्या करता है, निंदा करता है, पढ़ाई की बुराई करता है। एक साधारण व्यक्ति तारीफ करता है पढ़ाई की, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो उस पढ़ाई जो उसने अध्ययन किया है, स्टडी जो की है, उसका अपने जीवन में यूज कर पाए। ठीक है ना, कितनी बड़ी बात कही। देखिए आमतौर पे ऐसी होता है, जो चालाक और धूर्त लोग रहते हैं वो तो कहते हैं अरे पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ लिख के क्या करोगे, पढ़ लिख के क्या हो जाएगा, कौन सी नौकरी मिल जाएगी। यानी उनका मतलब ये रहता है कि अगर पढ़ाई व्यक्ति कर रहा है तो केवल नौकरी के लिए कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो नौकरी ही करेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपकी पढ़ाई हमेशा आपके साथ चलती है और आपके लिए हमेशा वो काम आती है। लेकिन क्राफ्टी मैन क्या करता है, चालाक आदमी बुराई तो करता है। हो सकता है वो खुद भी पढ़ रहा हो लेकिन आपके मुंह पे बुराई करेगा, अरे पढ़ाई वढ़ाई बेकार है, सब कुछ नहीं है इसमें। साधारण व्यक्ति उसकी तारीफ करता है, लेकिन अक्लमंद व्यक्ति उस पढ़ाई का, उस अध्ययन का अपने जीवन में उपयोग करता है, क्योंकि जो पढ़ाई है वो खुद अपने आप में एक बुद्धिमानी पैदा करती है ताकि आप चीज़ों को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें और अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। चीज़ों को देखना, अवलोकन करना और उनके आधार पे सही फैसला करना। एंड स्टडी हमको यही तो सिखाती है कि हम चीज़ों को देखें, पहचानें क्या सही है क्या गलत है, कब हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन लाइनों में राइटर ने यही बात बताई है कि जो एक समझदार व्यक्ति होता है, एक वाइज मैन जो होता है, वो उस स्टडी के आधार पे अपने आप को इस लायक बनाता है कि वो चीज़ों को समझ सके, पहचान सके और सही निर्णय ले सके। अब आगे फ्रेंड देखते हैं, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट नॉर टू बी बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसीडर। ना इनके कठिन शब्दों को देखते हैं। पहले तो कॉन्ट्राडिक्ट का फ्रेंड अर्थ होता है विरोध करना, किसी चीज को प्रतिवाद करना। कन्फ्यूट का मतलब होता है झूठा साबित करना या किसी बात का खंडन करना, जब हम कहते हैं नहीं ये तो गलत है। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है फ्रेंड किसी चीज को आप जब आसानी से मान लेते हैं, है ना, या किसी व्यक्ति या वस्तु का आप महत्व कम करके आंकते हैं। ये टेक फॉर ग्रांटेड वर्ड आपको, ये जो फ्रेज है ये बहुत जगह यूज में आती है। किसी व्यक्ति या वस्तु का महत्व नहीं मानते, जब अपन कहते हैं अरे ये तो ऐसा ही है, इसका कोई महत्व नहीं है, तो इसे कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। और वे का मतलब होता है फ्रेंड तौलना, जब हम किसी चीज को वजन करते हैं, तौलते हैं, इसे कहते हैं वे। कंसीडर का अर्थ होता है विचार करना, समझना। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं इन लाइंस का क्या अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे अब राइटर कह रहा है फ्रेंड कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। पढ़ाई इसलिए मत करो कि आप किसी से प्रतिवाद कर सको, बहस कर सको, खंडन कर सको, उसे झूठा साबित कर सको। आपका ज्ञान इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को नीचा दिखाएं, उसे झूठा साबित कर दें। नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और इसलिए भी मत पढ़ो कि आप किसी पे आसानी से विश्वास कर सको या आप किसी का महत्व कम कर सको। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना केवल बातचीत करने के लिए या प्रवचन देने के लिए पढ़ना चाहिए।
आप पढ़ाई केवल इसलिए मत करिए कि आप दुनिया को दिखा सकें कि हाँ मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको तो अच्छा पढ़ जाते हैं, जब जैसे मान के चलिए MSc MA PhD इस तरह की बड़ी पढ़ाई कर ली, अब वो दुनिया को जानबूझ के दिखाते हैं कि देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। केवल बात करने के लिए या प्रवचन देने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बट टू वे एंड कंसीडर, लेकिन तौलने के लिए और विचार करने के लिए, यानी कि आपकी जीवन में जो मसले आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें तौलना। तौलने का मतलब है उनको देखना कि ये इसका क्या महत्व हो सकता है, कोई मुश्किल है परेशानी है तो उसका हल कैसे निकाला जा सकता है। तो इसलिए पढ़ाई की जाना चाहिए, ना कि इन चीज़ों के लिए। फ्रेंड ये एज ए कोई बहुत बड़ा नहीं होता, एज ए जितने भी होते हैं छोटे से होते हैं, और यही राइटर की मान्यता होती है। आप बोलें कि फादर ऑफ इंग्लिश एजेस क्यों कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, क्योंकि दुनिया में से हजारों राइटर्स हैं जिन्होंने एजे लिखे। यही आप देखें मात्र कुछ शब्दों में 2 या 3 लाइन में वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं, उसको डिस्क्राइब करने में आपको 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे। और यही गहराई जो है, इससे ही राइटर को महान माना जाता है।